हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी जीएस की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हमारी चल रही थी सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल को हम कर रहे थे, उसी से रिलेटेड हमारी आज की क्लास है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो जो केंद्रीय खनन अनुसंधान है वो आपका कहाँ पर स्थित है? कटक में, धनबाद में, जमशेदपुर में और आपके भावनगर में। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका धनबाद में। कहाँ पर स्थित है? धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आपका धनबाद में स्थित है। और इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? इसका वर्तमान में नाम जो है आपका केंद्रीय खनन और ईंधन केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान अनुसंधान संस्थान ये वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? आपके धनबाद में। और धनबाद कहाँ है आपका? झारखंड का एक जिला है। झारखंड के जिले धनबाद में स्थित है। जो आपका केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है ये आपका धनबाद में है। धनबाद आपका झारखंड का एक जिला है और वर्तमान में इसका नाम केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित है? जो भारतीय हीरा संस्थान है वो आपका कहाँ पर स्थापित है? नई दिल्ली, सूरत, मुंबई, जयपुर। तो ये स्थित है आपके सूरत में। कहाँ पर स्थित है आपका? सूरत में। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में अवस्थित है। और इसकी स्थापना आपके 1978 में आपके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1978 में सोसाइटी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आपका 1680 के तहत हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके 1978 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आपके 1680 के तहत हुई थी। और है कहाँ पर? ये आपके सूरत में इसका संस्थान स्थापित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थापित है? देहरादून, मसूरी, बंगलुरु और आपके सोलन। सोलन आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो आपका भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? ये आपका सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय आपके यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है आपका वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, कोयम्बटूर में, लुधियाना में और आपके पूसा समस्तीपुर में। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है आपका वो पूसा समस्तीपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके पूसा समस्तीपुर में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपका लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके 1952 में हुई थी। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका आपका संस्थान कहाँ पर स्थापित है? आपका लखनऊ में स्थित है, पूसा समस्तीपुर में नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का संग्रहालय नहीं है? तो आपका कौन सा राज्य है या शहर आपका जहां पर नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? मैसूर, हैदराबाद, भुवनेश्वर और आपका भोपाल। तो आपके हैदराबाद में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है। नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1972 में। वर्ष 1972 में आपके नई दिल्ली में हुई थी। 1972 में आपके
नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी नेशनल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की। 5 जून 1978 को जनता के लिए खोल दिया गया था। 5 जून से आपके 5 जून 1978 से आपके ये जनता के लिए खोल दिया गया था। जनता के लिए खोल दिया गया था। खोल दिया गया था। इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1972 में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। इसके संग्रहालय आपका दक्षिणी क्षेत्र में तो आपके मैसूर में है। दक्षिणी क्षेत्र में है आपका मैसूर में। और आपका भोपाल के अंदर है मध्य क्षेत्र का। भोपाल के अंदर आपका मध्य क्षेत्र का है। मध्य क्षेत्र में आपके भोपाल में है। और भुवनेश्वर में आपका पूर्वी क्षेत्र है। भुवनेश्वर में आपका पूर्वी क्षेत्र है। और हैदराबाद के अंदर है ही नहीं नेशनल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको संस्थान दिए हैं, दूसरी तरफ आपके राज्य है। तो बताना है कि कौन सा संस्थान आपके किस राज्य में स्थापित नहीं है। फर्स्ट है आपका भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वो आपका वाराणसी में स्थित है। तो ये आपका सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है आपका वो वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान, ये आपका श्रीनगर में है। तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट मैच नहीं है। केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान आपका श्रीनगर में नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। ये कथन भी आपका सही है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में स्थित है। ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान आपका श्रीनगर में नहीं बल्कि आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है ये है आपका लखनऊ में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके भारतीय मौसम मुख्यालय दे रखे हैं। तो इनके स्थापना वर्ष के अनुसार इनके कालानुक्रम में आपको लगाना है। तो फर्स्ट है आपका नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला, पुणे। तो पहले आपकी स्थापना हुई थी शिमला की। पहले आपकी स्थापना हुई थी शिमला की। फिर उसके बाद शिमला के बाद आपका पहले आपकी स्थापना किसकी हुई थी? पहले आपकी स्थापना हुई थी कोलकाता की, शिमला की नहीं, कोलकाता की। कोलकाता, शिमला है आपके दूसरे नंबर पर। फिर आपकी शिमला आता है कोलकाता की। फिर आपकी शिमला की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद आपका आता है पहले आपका कोलकाता, शिमला, फिर पुणे। पुणे, पुणे के बाद है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका भारत में जो आपका मौसम विभाग मुख्यालय है, भारत का मौसम विभाग मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1875 में। इसकी स्थापना आपकी 1875 में हुई थी। और शिमला में कब हुई थी आपकी? शिमला में 1950 में हुई थी। शिमला में आपके 1950 में हुई थी। फिर मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया था और 1928 में इसे पुणे में कर दिया गया था। 1928 में पुणे में आ गया था। फिर 1944 में आपका नई दिल्ली में आ गया था। 1944 में आपका नई दिल्ली में आ गया था। और आपका कोलकाता के अंदर तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 के बाद ये 1905 में आपका कहाँ पर आया? शिमला में आया। शिमला के बाद 1928 में पुणे आ गया। फिर पुणे के बाद 1944 में ही आपका दिल्ली में स्थानांतरित हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी।
भारतवर्ष में आपके प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में, 1972 में, 1974 में और आपके 1976 में। जो आपका प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है उसकी स्थापना हुई थी भारत में 1974 में। कब हुई थी? 1974 में की गई थी और ये आपके पुडुचेरी में स्थापित किया गया था। 1974 में आपके पुडुचेरी में स्थापित किया गया था। पुडुचेरी में स्थापित किया गया था। 1976 में आपके पुडुचेरी में स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? कौन सा राज्य है आपका जहां पर राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? मध्य आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो जो आपका आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपके राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान है। दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान है। राजस्थान आपका दूसरे नंबर पर आता है। फिर तीसरे स्थान पर राजस्थान आपका तीसरे स्थान पर है। आप ऑप्शन में आपको दे रखे हैं तो इनके अनुसार आपका फर्स्ट स्थान पर उत्तर प्रदेश आएगा, लेकिन फर्स्ट स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। पहले स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर है राजस्थान। तीसरे स्थान पर है राजस्थान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा आपके सिलचर को द्वारका से जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब आपका दूसरा कथन, इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है, ये सही है। और एक आपका उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है, ये सही है। दो कथन आपके सही हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। हल्दिया आपके इलाहाबाद में राष्ट्रीय जल मार्ग है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है, नासिक पुणे में आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है, दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग, ये भी ऑप्शन भी आपका सही है। नेक्स्ट है, हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आपके हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय जलमार्ग एक विस्तृत है। हल्दिया से आपके प्रयागराज तक राष्ट्रीय जलमार्ग एक विस्तृत है, इसलिए आपका कथन एक सही है। नेक्स्ट है आपका, नासिक और पुणे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 अवस्थित है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है, दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग जो है आपके दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग आपके संख्या 2 से जुड़े हुए हैं। दुर्गापुर और कोलकाता है जो आपके एक्सप्रेस राजमार्ग 2 से जुड़े हुए हैं, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन डी आपका मैच नहीं है। हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। जो आपके दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है वो आपके हैदराबाद में नहीं है। कहाँ पर है आपका? सिकंदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका सिकंदराबाद में स्थित है, ना कि हैदराबाद में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी? भारत की जो पहली रेलवे लाइन थी वो किन स्थानों के बीच बनी थी और कब बनी थी? तो ऑप्शन ए है आपका, दिल्ली आगरा के बीच 1854 में, मुंबई पूना के बीच 1853 में, मुंबई थाने के बीच 1853 में, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली रेलवे लाइन जो थी वो आपकी मुंबई थाने के बीच बनी थी 1853 में।
भारत में आपके मुंबई ठाणे के बीच 1853 में बनी थी और किसके काल में बनी थी? ये बनी थी आपके लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के काल में। लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिस पर आपके 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। कब चलाई गई थी पहली ट्रेन? आपके 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चलाई गई। पहली रेल चलाई गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? कौन सा वो राज्य का समूह है जहां पर यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? पंजाब और तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और पंजाब। जो आपके पंजाब और तमिलनाडु है, पंजाब और तमिलनाडु में आपके भारी मात्रा में यात्री रेल के डिब्बों में किया जाता है, रेल के डिब्बों का निर्माण किया जाता है। पंजाब में आपका कपूरथला है, पंजाब में आपका कपूरथला, और तमिलनाडु में आपका, पंजाब में आपका कपूरथला और तमिलनाडु में आपके पेरम्बूर। पेरम्बूर। पंजाब का कपूरथला और तमिलनाडु के पेरम्बूर में भारी मात्रा में आपके यात्री रेल डिब्बों का निर्माण होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया? तो कौन सा पहला राज्य बना जहां पर आपके पीपीपी मॉडल पर पहला रेल ट्रैक बनाया गया? केरल, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आपका गुजरात जो है वो पहला राज्य बना जहां पर आपके पीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया। 14 जुलाई सन 2015 को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए गुजरात के गांधी धाम में आपके टूना टेकरा रेल लाइन की शुरुआत की। यह आपके पीपीपी मॉडल पर आधारित पहला ट्रैक था। इस ट्रैक की कुल लंबाई कितनी थी इस ट्रैक की? ये थी आपके 17 किलोमीटर, जो टूना बंदरगाह से टोकरा टोकरा के ड्राई ड्राई बल्क टर्मिनल को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। कहां से कहां तक चलेगा ये चलेगा आपके टूना बंदरगाह से और टोकर के ड्राई बल्क टर्मिनल को अपनी सेवा प्रदान करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, मुंबई, तूतीकोरिन, कांडला। तो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का मुंबई में। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय और देश का सबसे बड़ा पतन है। इस पतन ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? कौन सा तट है आपका जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरामंडल तट और आपका उत्तरी सरकार तट। तो जो आपका मालाबार तट है, मालाबार तट आपका कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। तो जो आपका मालाबार तट है ये आपका कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। कोच्चि बंदरगाह आपके केरल में है। कोच्चि बंदरगाह केरल। मालाबार तट के सहारे एक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह है जिसका वर्ष भर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? कौन सा एक बंदरगाह है आपका जो ओडिशा के तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप और आपका विशाखापत्तनम। मुंबई आपके ओडिशा तट पर जो अवस्थित है वो है आपका पारादीप। ओडिशा तट पर अवस्थित आपका बंदरगाह पारादीप है।
पारादीप बंदरगाह का विकास आपके कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाहों के भार को कम करने के उद्देश्य से ओडिशा तट के पास किया गया था। यहाँ से आपके मुख्यतः जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। यहाँ से आपके लौह अयस्क का लौह अयस्क का निर्यात होता है। किसका निर्यात होता है? आपके मुख्यतः आपके जो लौह अयस्क है उसका निर्यात होता है जापान को। जापान को यहाँ से मुख्यतः लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इनमें से आपका कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो भारत का नहीं है? कांडला, चेन्नई, पारादीप, मुंबई। तो जो आपका चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई जो है वो आपका भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई दूसरा आपका भारत का सेकंड जो है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई जो है आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रथम आपका मुंबई है। प्रथम जो है, प्रथम सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई है। मुंबई मुंबई आपका प्रथम सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरा आपका चेन्नई है। ये चेन्नई आपका सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। दूसरा यह है एक खुला सागरीय बंदरगाह भी है। ये आपका दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। ये आपका प्राकृतिक नहीं है। और प्रथम कृत्रिम बंदरगाह जो है आपका, प्रथम सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह वो मुंबई है। दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है आपका चेन्नई। और इसको आप खुला सागरीय बंदरगाह भी कहते हैं। खुला सागरीय बंदरगाह क्या कहते हैं? इसको खुला सागरीय बंदरगाह भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई जो है वो सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। प्रथम आपका मुंबई है और इसको आपका खुला सागरीय बंदरगाह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं भारत के। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो आपका कोच्चि है, एक आपका कोच्चि और एक आपका कोच्चि के अलावा विशाखापट्टनम। एक आपका कोच्चि और एक है आपका विशाखापट्टनम। ये दोनों आपके भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कोच्चि और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं। जबकि चेन्नई और तूतीकोरिन, चेन्नई और तूतीकोरिन आपके कृत्रिम हैं। ठीक है, चेन्नई और तूतीकोरिन आपके कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल। और नेचुरल आपके प्राकृतिक जो है वो आपके कोच्चि और विशाखापट्टनम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा। जो आपका कृष्णापट्टनम बंदरगाह है उसके संवर्धन में से कौन से राज्य को आपके सर्वाधिक लाभ होगा? कौन सा राज्य है आपका जो सर्वाधिक लाभान्वित होगा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो आपकी कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है आपका कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से आपका सर्वाधिक लाभान्वित होगा। यह है बंदरगाह आपके आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। जो आपका कृष्णापट्टनम बंदरगाह है ये आपका आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में ही स्थित है और इसके संवर्धन से आपके आंध्र प्रदेश को ही सर्वाधिक लाभ मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है। जो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है आपका वो कौन से राज्य में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? आपके पटना में, कोलकाता में, गोवा में, गोमुख उत्तराखंड में। तो ये स्थित है आपके पटना में। कहाँ पर स्थित है? पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है।
और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना हुई थी फरवरी सन 2004 में। कहाँ पर हुई थी? फरवरी सन 2004 में हुई थी। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान आपका स्थित कहाँ पर है? पटना में स्थित है। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी फरवरी सन 2004 में। कब हुई थी स्थापना आपकी? फरवरी सन 2004 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? बाह्य पतन का आपका विशिष्ट उदाहरण कौन सा है? पोरबंदर, हल्दिया, पणजी और आपका विशाखापट्टनम। तो जो आपका हल्दिया है, हल्दिया आपका बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण होता है। अब बाह्य पतन क्या होता है? बाह्य पतन वह पतन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पतन का सहायक होता है। बाह्य पतन क्या होता है आपका? एक तो ये गहरे जल में स्थित होता है, जो गहरे जलीय गहरे जलीय भाग में स्थित मुख्य पतन का सहायक पतन होता है। सहायक पतन होता है। बाह्य पतन क्या होता है आपका? बाह्य पतन होता है आपका जो गहरे जलीय भाग में स्थित मुख्य पतन का सहायक पतन होता है। सहायक पतन होता है, उसको कहते हैं बाह्य पतन। बाह्य पतन आपको पता चल गया किसे कहते हैं? तो आपका हल्दिया बंदरगाह जो है वो आपका बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। हल्दिया बंदरगाह जो है आपका, वो बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? जो मुंबई बंदरगाह है उसके दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? एन्नोर, हल्दिया, पारादीप और है आपका नाहवा शेवा जल पतन। तो ये जो है आपका नाहवा शेवा जो है आपका, इसका निर्माण किया गया है मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए। नाहवा शेवा पतन जो आपका जवाहरलाल नेहरू पतन, इसका मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए आपके महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? आपके महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो आपका जवाहरलाल नेहरू पतन है उसका निर्माण आपका महाराष्ट्र में किया गया है। किसके लिए किया गया है? आपके मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, तो ये सही है आपका। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगर। नेक्स्ट आपका उज्जैन को क्या कहते हैं? महाकाल का नगर कहते हैं, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है कोलकाता को आनंद का नगर कहा जाता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका जैसलमेर को आपके झीलों का नगर कहा जाता है, ये आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। झीलों का नगर किसे कहते हैं? आपके उदयपुर को कहते हैं। ठीक है, झीलों का नगर उदयपुर को कहते हैं, ना कि जैसलमेर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग क्या है वह है? कौन सी आपकी अवधारणा है? भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जिस अवधारणा का उपयोग किया है वो कौन सी है आपकी? ईश्वर का देश, पूर्व का मोती, सुंदर भारत और आपका अतुल्य भारत। तो अतुल्य भारत जो है आपकी अतुल्य भारत अवधारणा को उपयोग क्या है? अतुल्य भारत अवधारणा का उपयोग किया गया है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है आपका अतुल्य भारत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? कुरियर सेवा से आपके कंपटीशन के लिए भारत ने द्रुत डाक सेवा का
जो आपका आरंभ है वो कब किया था? 1988 में, 1987 में, 1989 में और आपके 1986 में। तो ये हुआ था आपके 1986 में। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा जो है आपकी स्पीड पोस्ट, इसका जो आपका प्रारंभ हुआ था वो ये प्रारंभ हुई थी आपकी 1 अगस्त 1986 को। कब प्रारंभ हुई थी आपकी? 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशन निम्न में से निम्न स्थानों में जहां स्थित है वह है। तो द हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में और आपके देहरादून में, दार्जिलिंग में और आपके शिलांग में। तो आपके हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका दार्जिलिंग में स्थित है। दार्जिलिंग में आपका पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। तो द हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट आपके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपका सही सुमेलित नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके किससे संबंधित हैं? अर्थशास्त्र से। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स से संबंधित है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर डी एस कोठारी जो है आपके वो भौतिकी से संबंधित है, उनका ये भी सही है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो आपके सर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, ये आपके भूगर्भ शास्त्र से हैं, ये आपका सही नहीं है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र से नहीं बल्कि आपके कृषि विज्ञान से हैं। किससे हैं आपके? कृषि विज्ञान से। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है वो आपके कृषि विज्ञान से संबंध रखते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाती है। देखिए यहाँ से हमारा विश्व का जो भूगोल है, विश्व भूगोल वो स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले पहले हमने भारत का भूगोल कंप्लीट किया था, यहाँ से हमारा विश्व का भूगोल शुरू हो जाता है। ठीक है, विश्व का भूगोल आपके शुरू हो जाता है। तो शुरू करते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाती है। कौन सी सीमा है जिसके बाहर जाते हैं जो आंतरिक तारे हैं वो आपके मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं? चंद्रशेखर सीमा, एंडिकटन सीमा, हायल सीमा और आपकी फाउलर सीमा। तो जो आपकी चंद्रशेखर सीमा है, चंद्रशेखर सीमा के बाहर जाते ही आंतरिक तारे मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र को प्रतिपादित करने वाले आपके कौन थे, जिसको ब्लैक होल भी कहते हैं? ब्लैक होल, ब्लैक होल को प्रतिपादित करने की जानकारी आपकी किसने की थी? किसने प्रतिपादित किया था? सीवी रमन ने, एच जे भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने और आपके हरगोविंद खुराना ने। तो इसकी जानकारी दी थी आपके एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र या आपके ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आपका बृहस्पति ही है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह आपका मंडल है, ये आपका इनकरेक्ट है। जो सौरमंडल का मंदतम, जिसकी स्पीड सबसे कम है, वो वाला ग्रह आपका कौन सा है? जो आपका वरुण है वो सबसे आपकी मंदतम गति वाला ग्रह है। वरुण जो है आपका नेपच्यून, ये आपका सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है। सौरमंडल में आपके कुल 8 ग्रह हैं, ये तो आप जानते ही हैं। कुल कितने ग्रह हैं? कुल ग्रह है 8, जिसमें सबसे छोटा आपका बुध हो गया, सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया और सर्वाधिक चमकीला आपके शुक्र हो गया और सबसे दूर जो है वो आपका वरुण है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में आपके सर्वाधिक समय लेता है। कितना? आपके
59,800 दिन लेता है। लगभग 59,800 मतलब आपकी लगभग 164 वर्ष। कितने टाइम लगता है इसको सूरज की परिक्रमा करने में? आपकी 164 वर्ष लगते हैं वरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में। तो यही सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? कौन सा ग्रह है आपका जिसको भोर का तारा कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो भोर का तारा कहते हैं आपके शुक्र को। किसको कहते हैं? आपके शुक्र को। भोर का तारा आपके शुक्र को कहते हैं और इसको आपका सांझ का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र जो है आपके सूर्य के सबसे दूर सूर्य के से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र जो है आपके ये दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। निकटतम ग्रह है। ग्रह है किसके? आपके सूर्य के। सूर्य के सबसे निकटतम दूसरा ग्रह आपका शुक्र है। इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं और चमकीला ग्रह भी है। ये आपका रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। लगभग समान आकार तथा द्रव्यमान के कारण इसको क्या कहते हैं? इसको आपके पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहते हैं। और ये आपका चमकीला तारा भी है। इसको चमकीला तारा भी कहते हैं। सबसे आपका चमकीला ग्रह है कौन? क्या हो जाएगा आपका? चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। तो आपका सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन सब आपका शुक्र है और ये दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और झुकाव के समतुल्य है। तो ये आपके किसके बारे में सही है? यूरेनस के बारे में, नेपच्यून के बारे में, शनि के विषय में और आपके मंगल के विषय में। तो ये सही है आपके मंगल के विषय में। मतलब आपका अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य आपके मंगल के विषय में सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शनि ग्रह है। शनि जो है आपका कैसा ग्रह है? प्लेटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है और आपका जुपिटर से गर्म है। जो आपका शनि ग्रह है ये आपका नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह आपका नेपच्यून से गर्म है। और एक बात तो जो ग्रह आपका सूर्य के जितना नजदीक होगा वो ग्रह उतना ही गर्म होगा। तो सबसे नजदीक आपके सूर्य के कौन है? सबसे नजदीक है आपका बुध। बुध सबसे नजदीक है। दूसरे नंबर पर है आपका शुक्र। दूसरे नंबर पर है आपका शुक्र। फिर उसके बाद है आपका पृथ्वी। पृथ्वी आपके सूर्य से तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है आपका मंगल। चौथे नंबर पर कौन सा है? आपका मंगल। पांचवें नंबर पर है आपका बृहस्पति। बृहस्पति आपके सूर्य से पांचवें नंबर पर है। बृहस्पति के बाद है आपका शनि। ठीक है, शनि आता है बृहस्पति के बाद। फिर है आपका अरुण और उसके बाद वरुण और वरुण। ये आपका क्रम है कि कौन सा ग्रह आपका सूर्य के कितने नजदीक है। सूर्य के सबसे पास आपका बुध है, दूसरे नंबर पर आपका शुक्र है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, फिर आपके पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो जो ग्रह आपके जितना सूर्य के नजदीक होता है वो आपका उतना ही गर्म होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? कौन सा ग्रह है जो आपका सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेता है? यूरेनस, बृहस्पति, वरुण और आपका प्लूटो। जो आपका वरुण है, वरुण ग्रह जो है आपका सूर्य की परिक्रमा करने में आपका सर्वाधिक समय लेता है। कितना समय लेता है आपका? वरुण वरुण लेता है आपके 163.7 वर्ष। कितने वर्ष आपके लगते हैं वरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में? सबसे कम आपके बृहस्पति को लगता है। बृहस्पति को कितना टाइम लगता है? बृहस्पति को ये लगता है आपके 11.86 वर्ष। और आपका
प्लूटो जो है, प्लूटो को कितना समय लगता है? 247.93। 247.93 आपके प्लूटो को लगता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सर्वाधिक समय आपका वरुण लेता है 163.7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो आपका प्लूटो है, इसको ग्रह की श्रेणी से अब हटा दिया गया है। प्लूटो आपका ग्रह नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। ये आपकी 3 गैसें हैं जो आपके कौन से ग्रह पर विद्यमान होती हैं? यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लेटो पर, बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, यूरेनस, नेपच्यून तथा आपके शुक्र पर, और मंगल तथा शुक्र पर। तो आपकी हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस जो है वो आपके पाई जाती हैं कौन कौन से ग्रह पर? आपके बृहस्पति पर भी पाई जाती हैं। ये आपके बृहस्पति पर भी पाई जाती हैं, शनि पर भी पाई जाती हैं। बृहस्पति, शनि और आपके यूरेनस और आपका नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून, ये इन ग्रहों पर आपके पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे ऑप्शन ई में रखिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर है? सूर्य से आपकी पृथ्वी जो है वो कितनी दूरी पर है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य से आपके 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। खगोलीय इकाई जो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई मापने की इकाई है, यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी आपकी 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर है। तो ये आपके किसके बराबर होती है? ये आपके 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। जो आपके भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। भूपर्पटी में आपके पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसके अंदर आपका ऑक्सीजन जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन है। कितना प्रतिशत है ऑक्सीजन? 46.60%। ठीक है, इतना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, आपकी ध्रुवीय धुरी जो है आपकी सदा झुकी होती है। कितने पर झुकी होती है? तो पृथ्वी की जो धुरी है वो झुकी हुई होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। कितने पर झुकी हुई होती है आपकी? जिसको 23.5 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है। अपने अक्ष का एक चक्कर पूरे करने के लिए पृथ्वी को आपके 24 घंटे का समय लगता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। जो पृथ्वी के बाहर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह हैं, उनके बाहर गिराई गई गेंद आपके सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी। पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। तो वो गेंद जो है आपकी पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर जो गिराई गई गेंद है, वो वस्तु उपग्रह के समान आपके पृथ्वी के चक्कर काटने लग जाएगी। जैसे आपकी पृथ्वी है, तो कोई वस्तु है ये बाहर फेंकी जाएगी, तो ये आपके पृथ्वी के बाहर ही उपग्रह के समान पृथ्वी के बाहर आपके चक्कर काटने लग जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए कोटों की सहायता से चुनिए। कथन है आपका, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। कारण है, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका आंसर ए, न सॉरी, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। कथन जो आपका, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है, ये भी आपका सही है। कारण है आपका, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, ये कारण भी आपका सही है। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है आपके कथन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। ये आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपके तो ग्रह आपका कौन सा है? ग्रह क्या है आपका? तो ग्रह आपका यूरेनस। यूरेनस एक आपका ग्रह है, तो ए का मैच होगा आपका 2 से। ग्रह आपका यूरेनस है। उपग्रह क्या है आपका? चंद्रमा। चंद्रमा एक उपग्रह है। नेक्स्ट है आपका पुच्छल तारा। इनमें से आपका पुच्छल तारा कौन है? आपका हेली। हेली जो है एक पुच्छल तारा है। नेक्स्ट आपका कृत्रिम उपग्रह यान। कृत्रिम उपग्रह यान है आपका मैरिनर। मैरिनर आपका कृत्रिम उपग्रह यान है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा जो है आपका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यूरेनस आपका ग्रह है। यूरेनस अर्थात आपका अरुण एक ग्रह है जो सूर्य से दूरी के अनुसार आपका 7वां ग्रह है। यूरेनस आपका 7वां ग्रह है। यूरेनस कौन सा ग्रह है? आपका 7वां ग्रह है। मैरिनर नो जो है आपका, मैरिनर नो, ये आपका अंतरिक्ष यान था जो आपके 30 मई 1971 को 30 मई 1971 को नासा द्वारा छोड़ा गया था। नासा द्वारा छोड़ा गया था। मैरिनर जो है आपका, मैरिनर 9 मंगल पर आपका एक अंतरिक्ष यान था जो आपके नासा द्वारा ग्रह अन्वेषण के लिए 30 मई 1971 को नासा द्वारा छोड़ा गया था। और हेली जो है आपका पुच्छल तारा है जो आपके वर्ष 1835, 1910 और 1986 में पृथ्वी में दिखाई दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना आपकी कब होती है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो, उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो ब्लू मून की जो परिघटना है वो आपकी होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा आती हैं। ब्लू मून कब होती है? नासा के अनुसार, नासा के अनुसार, नासा के अनुसार आपकी ब्लू मून की परिघटना तब होती है जब किसी एक ही माह में 2 पूर्णिमा आती हैं। कब होगी ब्लू मून की परिघटना? वो होगी जब जब आपके एक ही माह में 2 पूर्णिमा आएंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। चंद्रमा जो है आपका पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह आपका पृथ्वी का। तो ये आपका पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 364,000 किलोमीटर, 300,000 किलोमीटर, 446,000 किलोमीटर और आपके 350,000 किलोमीटर। तो चंद्रमा जो है आपका पृथ्वी से 364,000 किलोमीटर दूरी पर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसत दूरी आपकी, ये आपकी इतनी है, 384400 किलोमीटर। और ये यहाँ पर आपके 364,000 किलोमीटर के आसपास ही है। ठीक है, तो किसके आसपास है? आपके
364,000 किलोमीटर के आसपास है। पृथ्वी से चंद्रमा की अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा में न्यूनतम दूरी आपकी 3,63,300 किलोमीटर है और अधिकतम दूरी आपकी 4,55,000 आपकी, ये आपकी अधिकतम दूरी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चंद्रमा जो है आपका पृथ्वी से 364,000 किलोमीटर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यमोत्तर ध्रुवीय तथा विषुवतीय भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। जो आपकी प्रधान यमोत्तर है ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत जो है आपकी भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर अवस्थित है? अंध महासागर में, घाना में, अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में और आपके प्रशांत महासागर में। तो ये है आपके अंध महासागर में। कहाँ पर है? अंध महासागर में। शून्य अंश अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा कहते हैं एवं आपके शून्य अंश देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न यमोत्तर रेखा का मिलन आपके अफ्रीका के पश्चिम भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। किस किस का आपका? एक तो आपकी शून्य अंश अक्षांश रेखा, शून्य अंश अक्षांश रेखा जिसको कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है। एक है आपकी शून्य अंश देशांतर रेखा, देशांतर रेखा जिसको कहते हैं आपकी प्रधान मध्याह्न आपकी यमोत्तर रेखा, यमोत्तर रेखा। ये जो है आपकी, इनका मिलन कहाँ पर होता है? इनका मिलन होता है, इन दोनों रेखाओं का मिलन होता है आपके अफ्रीका के पश्चिम भाग, अफ्रीका के पश्चिम भाग में जो आपके गिनी की खाड़ी है वहां पर होता है। गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में होता है। कहाँ पर होता है? आपके अफ्रीका के पश्चिम भाग पर गिनी की खाड़ी में होता है। और यह खाड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है? अंध महासागर में स्थित है। गिनी की खाड़ी आपके कहाँ पर स्थित है? अंध महासागर में, अंध महासागर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंध महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, निम्नलिखित में वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्व में, 75 डिग्री पश्चिम में, 150 डिग्री पूर्व और 150 डिग्री पूर्व में। तो ये स्थित है आपके, कहाँ पर स्थित है? ये आपके स्थित है 75 डिग्री पूर्व में, 75 डिग्री पूर्व में आपके स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत में किस एक यमोत्तर में दिखाई दी? जो नई सहस्राब्दी है आपके, उसके सूर्य उदय की प्रथम किरण भारत के कौन से यमोत्तर में दिखाई दी? 2 डिग्री 30 वेस्ट, 82 डिग्री 30 ईस्ट, 92 डिग्री 30 वेस्ट और आपके 93 डिग्री 30 वेस्ट। तो ये दिखाई दी थी आपके 93 डिग्री 30 ईस्ट में दिखाई दी थी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर गुजरती है, जो आपके प्रधान यामोत्तर है वो आपके कहाँ से गुजरती है? अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से, पुर्तगाल से। सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो आपको बताना है कि प्रधान यमोत्तर जो है आपके वो कहाँ से गुजरती है और आपको कूट के माध्यम से अपना आंसर देना है। तो जो प्रधान यमोत्तर है वो गुजरती है आपके अल्जीरिया से और आपके फ्रांस से। अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है आपकी प्रधान यमोत्तर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधान देशांतर जो है आपकी यमोत्तर, प्रधान देशांतर, प्रधान देशांतर
यमोत्तर जो है आपकी को अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको आपके अंतरराष्ट्रीय देशांतर, अंतर अंतरराष्ट्रीय देशांतर, अंतरराष्ट्रीय देशांतर, अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर, ग्रीनविच देशांतर, अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा या आपके ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या कहते हैं इसको? आपके जो प्रधान देशांतर है, प्रधान यमोत्तर, इसको कहते हैं आपके अंतरराष्ट्रीय देशांतर या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा आपके इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। ठीक है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है वो आपका निर्धारण किया जाता है। और ये जो आपकी प्रधान देशांतर है, प्रधान देशांतर रेखा आपकी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? प्रधान देशांतर, प्रधान देशांतर आपके कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? तो वो है आपके यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, एक आपका यूनाइटेड किंगडम है, एक है आपका फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, और आपका स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद आपका माली, माली, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, और आपका टोगो, टोगो, और आपका घाना, टोगो और घाना। ये देश है जहां से आपकी प्रधान देशांतर होकर गुजरती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब आपका अल्जीरिया और फ्रांस आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन है आपका तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि रेखा निर्धारक निर्धारक रेखा पर आपको ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। कारण है आपका तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपका ए आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी क्या है आपका, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है आपका ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है आपका आर सत्य है परंतु ए असत्य है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भी आपका सही है। कथन आपको सही है, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, क्योंकि आपकी तिथि निर्धारक रेखा जो है आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। कारण भी आपका सही है और कारण आपकी सही एक्सप्लेनेशन करता है आपके कथन की। तिथि निर्धारक रेखा जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन 180 देशांतर पर स्थित है। यह रेखा ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड से 180 के अंतर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होने के कारण ग्रीनविच और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच 180 देशांतर का अंतर है। तो अर्थात ये आपके 12 घंटे का अंतर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। ग्लोब जो है आपका उस पर दो स्थानों के बीच आपकी न्यूनतम दूरी कौन सी नहीं होती है? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, प्रधान देशांतर पर, या आपके अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती। जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके बीच आपकी दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी आपकी नहीं होती है ग्लोब पर। ग्लोब पर आपकी न्यूनतम दूरी इनके बीच में नहीं होती।
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर पर होती है। 180 देशांतर जो है को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं नियत नियत स्थान से होकर गुजरती हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है। इसके आपको 8 स्थानों पर मोड़ मोड़ दिया जाता है। जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको आपके 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है, ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद की स्थिति ना रहे। अलास्का जो है आपके इसके पास मोड़ दिए जाने पर 2 स्थान के बीच की दूरी घट बढ़ जाती है। अतः तो ग्लोब पर 2 स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी आपकी अंतरराष्ट्रीय जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उस पर नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करना, कमेंट कर जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।